Hello everyone, welcome to Maths Adda channel. This is special class for all entrance exam of mathematics. Now today we are going to discuss solution of part B test series 7. तो जो भी इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन अ प्रिस्क्राइब्ड डोमेन, यानी कि जो भी डोमेन दिया है उस डोमेन पे कौन सा फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। देखो, अगर मैं यूनिफॉर्म के प्रॉपर डेफिनेशन पे जाऊं तो यूनिफॉर्म का जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये कहता है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। सपोज मान लो किसी भी पॉइंट पे चेक करना है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है या नहीं, तो हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट होना चाहिए सच दैट कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा। जबकि किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर लेस देन डेल्टा है तो उनकी इमेज का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा किसी भी डोमेन पे ए बी पे वेयर, क्योंकि जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है ना वो हम किसी इंटरवल पे चेक करते हैं, किसी पॉइंट पे चेक नहीं करते। वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो इस इंटरवल पे या फिर जो भी ओपन इंटरवल भी हो सकता है, जो भी डोमेन दिया हो, तो इस डोमेन पे या इंटरवल पे फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस तब होगा जब हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिल जाए कि उनके इमेज के बीच का डिस्टेंस हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होगा जब भी उनके पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा। ये हमारा प्रॉपर डेफिनेशन है। या फिर इसी चीज को हम कंटिन्यूअस के फॉर्म में लिखें तो वहां पे जो एप्सिलॉन है डेल्टा है वो डिपेंड करना चाहिए ओनली ऑन एप्सिलॉन, ओनली ऑन एप्सिलॉन, जबकि वो किसी पॉइंट पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो हम ये डेफिनेशन है। एक रिजल्ट हम डिफाइन करते हैं कि कोई भी फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस तब होता है जब वो उसके एंड फंक्शन कंटिन्यूअस हो और उसके एंड पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए। तो इस तरीके से भी हम चेक करते हैं। तो अब ध्यान देखो, और एक रिजल्ट है कि मान लो अगर एफ एक यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, जी अगर एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है तो जी कंपोजिट एफ भी क्या होगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा। तो इस रिजल्ट का यूज करके अगर हम देखें तो हमें पता है कि साइन एक्स तो एवरीवेयर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होता है, पूरे आर पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होता है। साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स, तो साइन तीनों साइन एक्स है मतलब यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, तो उनकी कंपोजिट फंक्शन भी क्या होंगे, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएंगे। तो बी हमारा डायरेक्टली ट्रू हो गया। ई रेस टू एक्स हमें पता होता है कि ये ट्रू नहीं होता, क्योंकि अगर हम रेट देखेंगे तो ई रेस टू एक्स का और एक्स का रेट बहुत ही स्पीड भागता है। अगर मैं एक्स टेंडिंग टू इन्फिनेटिव करूं और ई रेस टू एक्स टेंड टू इन्फिनेटिव, तो दोनों के रेट में काफी डिफरेंस होता है, मतलब ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस तो नहीं हो सकता। ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं कि साइन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स ये भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा। साइन 1/x तो क्लियरली यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है नहीं है, क्योंकि 0 पे डिफाइन नहीं हो रहा। ये तो डायरेक्ट ऑप्शन हो गया। इसे हम बाय यूजिंग डेफिनेशन हम प्रूव कर सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। हम कुछ पॉइंट पुट करके चेक कर सकते हैं, काउंटर एग्जांपल देके कि डी क्या होगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा, बाकी सी हमारा कंटिन्यूअस है। सपोज एफ एक कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो आई देन इट इज नेसेसरी थ्रू दैट कि आई किसके इक्वल हो। तो यहां पे हम इंटीग्रेशन का मीन वैल्यू थ्योरम यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन का मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि मान लो अगर एफ और जी, जिसमें एफ जो है ये कंटिन्यूअस हो और जी जो है वो कंटिन्यूअस या फिर हम कह सकते हैं इंटीग्रेबल हो। अगर किसी इंटरवल पे फंक्शन एफ कंटिन्यूअस होना चाहिए और जी जो है वो इंटीग्रेबल होना चाहिए, और तो देन हमारे पास एक रिजल्ट होता है मीन वैल्यू थ्योरम कि देयर एग्जिस्ट सी, कि एक सी पॉइंट बिलोंग करेगी इस ए बी में
सच दैट कि अगर मैं इंटीग्रेशन फाइंड करूं एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स तो ये इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ सी अपॉन जी ऑफ एक्स डी एक्स, इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे देखो, अगर मैं एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे एफ ऑफ एक्स ही लूं और जी ऑफ एक्स के प्लेस पे अगर सपोज मैं एक्स स्क्वायर लेता हूं तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ सी एक्स स्क्वायर डी एक्स। और जो हमारे पास लिमिट दिया वो 0 to 1 दिया और इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो x³/3 लिमिट पुट करेंगे तो एफ ऑफ सी 1/3 वेयर सी जो है वो बिलोंग करेगा 0 to 1। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, बस बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि आंसर इन वन सेंटेंस का क्वेश्चन है, अरे सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है। तो देयरफॉर सी ऑप्शन राइट है कि एफ ऑफ सी अपॉन 3 फॉर सम सी इज बिटवीन 0 to 1, मतलब 0 से लेके 1 के बीच में एक ऐसी पॉइंट होगी कि एफ ऑफ c/3 बाय मीन वैल्यू थ्योरम। बाकी के अरे सी डी ऑप्शन तो इसमें से गायब है, बाकी जो भी सी डी ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑन द प्रिस्क्राइब्ड। अब ध्यान से देखें कि कौन सा फंक्शन इसमें से यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कन्वर्जेंट है ऑन द प्रिस्क्राइब्ड डोमेन। अब इसमें से जो पहला ऑप्शन है कि एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू n 0 to 1, क्लियरली ये तो हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट तो नहीं होता है। सेकेंड nx अपॉन e रेज़ टू माइनस nx। तो अगर हमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट चेक करना है तो अगर हम एमएन टेस्ट का यूज करें तो एमएन टेस्ट में अगर हमारे पास जो यहाँ पे एफ एन ऑफ एक्स क्या है, एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स इंटू ई रेज़ टू माइनस एन एक्स। अगर मैं लिमिट पुट करता हूं एन टेंस टू इन्फिनिटी तो इसकी रेट बहुत ज्यादा है, तो ये कुछ इस तरीके से है एन एक्स अपॉन ई रेज़ टू माइनस एन। इसका रेट ज्यादा होने की वजह से ये लिमिट क्या होगी एफ एन ऑफ एन एक्स की, वो 0, यानी कि जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो कितनी हो गई 0। तो यानी कि जो लिमिट ऑफ फंक्शन है वो 0 आ रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या फाइंड करना है, एमएन टेस्ट का यूज करना है। तो एमएन टेस्ट ये कहता है कि जो सुप्रीमम वैल्यू है एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स की वो क्या अप्रोच करनी चाहिए 0 को, तब जाके हमारा फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है। तो हमारे पास सुप्रीमम ऑफ एफ एन ऑफ एक्स क्या है, एन एक्स ई रेज़ टू माइनस एन एक्स, और ये तो 0 है। तो ये जो वैल्यू होगी, अब ये तो सबसे सुप्रीमम वैल्यू है, तो अगर मैं x के प्लेस पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पुट करता हूं 0 to इन्फिनिटी के बीच में, तो इसका मतलब ये है कि ये तो बड़ी वैल्यू होगी इससे, क्योंकि ये सुप्रीमम है। तो अगर मैं x के प्लेस पे 1/n पुट कर दूं तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन होगी n 1/x ई रेज़ टू माइनस n, x के प्लेस पे 1/n। तो n कैंसल n कैंसल, तो ये तो आ गया ई रेज़ टू माइनस 1 ही, यानी कि ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1/e आ जाएगी। तो यानी कि जो mn की सुप्रीमम वैल्यू है वो कुछ भी होगा तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 होगा। तो देयरफॉर ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये क्या नहीं होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं। थर्ड ऑप्शन साइन nx बाय रूट n, क्लियरली ये फंक्शन जो सीक्वेंस है वो कहाँ कन्वर्जेंट हो रहा है, लिमिट तो इसकी 0 आ जाएगी। तो अगर अब मैं यहाँ पे एमएन टेस्ट का यूज करता हूँ तो ये तो मुझे पता है लेस देन 1/√n हो जाएगा, और ये कहाँ अप्रोच करती है 0 को। तो क्लियरली सी ऑप्शन क्या है, ये अप्रोच करेगा 0 पे। तो देयरफॉर ये सी कैसा है, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। बाकी ये तो स्टैंडर्ड एग्जांपल है कि x रेज़ टू n 0 to 1 पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होता। Let R to R be a continuous function such that कि 0 to infinity f of x dx एग्जिस्ट हो रहा है, तो कौन सा फॉलोइंग इसमें से करेक्ट होगा। तो याद रखना कि R अगर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है
और उसकी 0 to इन्फिनिटी पे अगर ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल एग्जिस्ट होता है तो कौन सा फॉलोइंग करेक्ट होगा कि अगर सपोज इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट हो जाती है तो बाय ग्राफिकली हम प्रूव कर सकते हैं कि ये जो लिमिट होगी वो मस्ट भी कहां कन्वर्जेंट करेगी 0 पे। बाकी ये कह रहा है कि अगर लिमिट फंक्शन मस्ट एग्जिस्ट होगी तो ऐसा जो नहीं, काउंटर एग्जांपल से प्रूव कर सकते हैं कि हमेशा एग्जिस्ट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर एग्जिस्ट होगी तो वो कहां कन्वर्ज करेगी 0 पे। इन केस f इज नॉन नेगेटिव फंक्शन देन x टू इन्फिनिटी f ऑफ x मस्ट एग्जिस्ट। तो ये भी जरूरी नहीं है कि f अगर नॉन नेगेटिव फंक्शन है तो भी लिमिट मस्ट एग्जिस्ट होगी। मस्ट वाला हम कुछ नहीं कह सकते, बट हाँ अगर लिमिट एग्जिस्ट होगी तो फंक्शन कहां कन्वर्ज करेगा 0 पे। तो बाकी बी सी डी ऑप्शन रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि f अगर एक कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन है a b पे, मतलब किसी इंटरवल पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है जिसके डेरिवेटिव बाउंडेड है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a b, तो फॉर अ पार्टीशन, किसी पार्टीशन के लिए UFP LFP ये डिनोट कर रहा है अपर बाउंड्री मान सम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो ये हमें चेक करना है। तो हम काउंटर एग्जांपल लेके इसमें से ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सपोज ले लेता हूं f ऑफ x इज इक्वल टू x। क्लियरली फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 होगा और 1 कैसा है, कंटिन्यू। तो फंक्शन कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूं तो ये 1 आ रहा है, तो क्लियरली ये फंक्शन है बाउंडेड 1 है, तो ये क्लियरली बाउंडेड बाय 1 होगा। तो मतलब k के प्लेस पे क्या ले लेंगे 1, k की वैल्यू भी मिल गई। अब एक काम करते, एक पार्टीशन ले लेते हैं। तो पार्टीशन सपोज 0 1 2 3 या सपोज 1 2 3 ये पार्टीशन हो गया। तो अब अगर इसका अपर सम निकालना है तो अपर सम कैसा होता है, UFP, इस पार्टीशन के लिए UFP निकाल लेते हैं और इस पार्टीशन के लिए LFP यानी कि अपर सम और लोअर सम निकाल लेते हैं। अब UFP क्या होता है, ये समेशन होता है, इसकी इन्फिमम वैल्यू को उसके लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे हर एक का लेंथ तो 1 है, तो सिर्फ इसकी मिनिमम वैल्यू से फाइंड कर लेते हैं। अगर अब f ऑफ x की अगर मैं 1 to 2 पे निकालूं तो 1 to 2 पे इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से 3 पे इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2, 2 1 यानी कि 3 आ रहा है। सॉरी ये LFP हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे UFP फाइंड कर दे। UFP पे सुप्रीमम वैल्यू 1 से और 2 के बीच में क्या होगी 1 पे, क्योंकि जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे 1 2 3, तो 1 से 2 पे जो लोअर वैल्यू है कितनी आएगी, क्योंकि फंक्शन तो आइडेंटिटी फंक्शन है। तो 1 पे 1, 2 पे 2 और 3 पे 3, तो 1 से लेके 2 तक जो इन्फिमम वैल्यू क्या होगी 1 और सुप्रीमम वैल्यू क्या होगी 2, और 2 से लेके 3 पे जो इन्फिमम वैल्यू 2 होगी और सुप्रीमम वैल्यू 3। तो यानी कि हो जाएगा 2 into 1 और बाकी हर एक के बीच का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा 1 1। तो 2 into 1 और ये हमारे पास हो जाएगा 3 into 1, तो ये कितना आ गया 5, यानी कि अपर सम 5 है और लोअर सम कितना है 3। बाकी LFP का फॉर्मूला क्या होता है mi into f of mi into del xi, वेयर mi क्या होता है, ये इन्फिमम वैल्यू होती है f of x की, वेयर x बिलोंग्स टू 1 to 2, या फिर सिंपल हम डेल्टा x लिख सकते हैं। ऐसे UFP क्या होता है, ये कैपिटल M होता है, वेयर कैपिटल M इज अ सुप्रीमम वैल्यू इन गिवन इंटरवल। तो अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। हमें मिल गया UFP की वैल्यू मिल गई 5, LFP की वैल्यू मिल गई 3 और K की वैल्यू मिल गई 1। पहला ये कह रहा है कि LFP की जो वैल्यू है वो K इंटू B माइनस A के बीच में है और K माइनस B इंटू K माइनस B है वो लेस देन है UFP के। अब LFP की वैल्यू 3 है, ये कह रहा है ये लेस देन होगा K की वैल्यू क्या है 1, B माइनस A मतलब 3 माइनस 1, क्योंकि आखिरी वाला जो पॉइंट होता है उसे B कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट को A कहते हैं। तो देयरफॉर लास्ट में क्या रहा है UFP 5,
तो देयरफॉर 3 इज लेस देन 2 इज लेस देन 5, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 2 ग्रेटर देन 3 नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो। इसी तरीके से हम सी ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। सी ऑप्शन ये कह रहा है कि जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, अपर सम और लोअर सम के बीच का डिफरेंस, दैट इज 5 माइनस 2 3, ये लेस देन होगा k इंटू नॉर्म ऑफ p, पार्टीशन का नॉर्म, बट पार्टीशन के हर एक इंटरवल का लेंथ तो 1 था, तो देयरफॉर 1, तो क्या 3 लेस देन 1 है? तो ये भी ट्रू नहीं है, तो देयरफॉर इसी तरीके से ए और सी ऑप्शन भी क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो गए। अब यही सेम एग्जांपल के लिए अगर मैं फंक्शन को चेंज कर दूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो मतलब ये ऑप्शन बी ऑप्शन सी इनकरेक्ट, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर एफ एक रियल वैल्यूड फंक्शन है आर क्यूब में, जो सेटिस्फाई कर रहा है कि एफ ऑफ आर एक्स को हम लिख सकते हैं आर एस टू अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स फॉर एनी आर इज ग्रेटर देन 0 और एक्स बिलोंग कर रहा है आर क्यूब को, तो कौन सी फॉलोइंग इसमें से ट्रू होगी, ये हमें चेक करना। तो एक काम करते हैं, एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे सपोज मैं प्रूव कर देता हूं 3 इंटू सपोज एक्स इज टू अल्फा। तो अब चेक करते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। पहले चेक कर लेते क्या गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देयरफॉर अगर मैं आर एक्स पुट करूं तो ये आर एस टू अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। तो एक काम पुट करते हैं आर एक्स, तो ये हो जाएगा 3 इंटू आर एक्स एस टू अल्फा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू आर एस टू अल्फा और ये एक्स एस टू अल्फा, तो आर एस टू अल्फा और ये आ गया 3 एक्स एस टू अल्फा, यानी कि आर एस टू अल्फा और इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये फंक्शन। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास ये जो फंक्शन लिया है ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स एस टू अल्फा। अब ये कह रहे हैं ए ऑप्शन कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो रहा है वेनेवर नॉर्म एक्स इज इक्वल टू नॉर्म वाई इज इक्वल टू बीटा, देन जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके फॉर्म में होगा, बी इंटू मॉड एक्स एस टू अल्फा। ठीक, ये कह रहा है कि अगर मैं एक्स की नॉर्म बी की नॉर्म वाई की नॉर्म अगर इक्वल हो जाए किसी बीटा एक नंबर के इक्वल, तो एफ ऑफ एक्स हमेशा इसी फॉर्म में होगा। तो एक काम करते हैं, बीटा के प्लेस पे सपोज मैं 2 ले लेता हूं, तो एक्स का भी नॉर्म वाई का भी नॉर्म अगर 2 है तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 2 इंटू नॉर्म एक्स एस टू अल्फा, बट यहां पे तो एफ ऑफ एक्स क्या है 3 इंटू एक्स एस टू अल्फा और ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू मॉड नॉर्म ऑफ एक्स एस टू अल्फा तो है नहीं, तो देयरफॉर ये ऑप्शन रॉन्ग। सेकेंड ये कह रहा है कि अगर नॉर्म एक्स और वाई का 1 के इक्वल हो जाए और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो जाए, तो देन जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, नॉर्म एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये भी ट्रू नहीं है, नॉर्म एक्स इज टू अल्फा। तो क्लियरली हमारे पास फंक्शन इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं इसको इक्वल ले लूं तो यहां पे क्या आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नॉर्म एक्स अल्फा, तो ये भी नहीं आ रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। इसी तरीके से फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। कह रहा है कि अगर सपोज नॉर्म एक्स और नॉर्म वाई के इक्वल हो जाएगा, तो क्लियरली 1 भी तो इक्वल ही था, तो एफ ऑफ एफ मस्ट बी कांस्टेंट, बट यहाँ पे एफ कांस्टेंट भी नहीं है, अब वो कंडीशंस को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि हमारा ए बी डी ऑप्शन करेक्ट है और एफ ऑफ एक्स जो है वो हमेशा सी इंटू नॉर्म एक्स इज टू अल्फा के इक्वल होगा, वेयर सी इज सम कांस्टेंट। तो 3 एक कुछ कांस्टेंट ही है, मतलब एफ ऑफ एक्स को हम इस तरीके से अगर लिखते हैं तो ये हमेशा एफ इसी फॉर्म का होगा जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये थे हमारे 6 क्वेश्चन लीनियर रियल एनालिसिस के। अब नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखते हैं लीनियर अलजेब्रा के। अब इसमें कह रहा है कि इसमें से मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा।
तो अगर हम इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखूं तो ये अपने जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म में है, जिसमें ये 2 ऑर्डर का जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म है और ये 1 ऑर्डर का और ये भी 1 ऑर्डर का। देखो यहां से पता चल रहा है कि इसके 3 आइगन वैल्यू 3 है, बट यहाँ पे इसका जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म तो सिर्फ 2 का ही है। तो देयरफॉर इसका मतलब जो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल है वो x-3 और x-5, ये इसका जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म हो जाएगा। बाकी हम चेक भी कर सकते हैं कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे, बट ये मिनिमल पॉलिनोमियल है। अब ये दोनों में से जो भी सेटिस्फाई करेगा वही होगा, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल स्मॉलेस्ट डिग्री का मोनिक एनहेरिटिंग पॉलिनोमियल होता है। देयरफॉर सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ए एन क्रॉस एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कौन सी फॉलोइंग ट्रू है कि डिटर्मिनेंट ए हो 0 होगा हर एक एन के लिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की रिजल्ट हमें पता है कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का है तो उसका डिटर्मिनेंट 0, इवन ऑर्डर के लिए कुछ नहीं कह सकते। तो देयरफॉर हर एक एन के लिए तो ये नहीं होगा, हर एक एन के लिए नॉन जीरो ये भी नहीं कह सकते। हाँ, डिटर्मिनेंट कुछ एन के लिए 0 होगा अगर एन ऑड है। ये कह रहा है डिटर्मिनेंट एन इवन के लिए 0 होगा, नहीं तो वो ऑड के लिए 0 होता है, यानी कि कुछ ऐसी एन होगी जैसे कि एन अगर ऑड ऑर्डर का है तो डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ए एक मैट्रिक्स है 1 1 1 1 1 1 1 1 ये, तो कौन सा फॉलोइंग करेक्ट है। ध्यान से अगर मैं देखूं तो ये जो मैट्रिक्स है इसकी रैंक 1 होगी और इसके हर एक रो का जो सम है वो 3 आ रहा है, मतलब एक आइगन वैल्यू इसके पास 3 है। तो यहां से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं, क्या ए नॉट डायगोनलाइजेबल है, तो ये तो डायरेक्ट नहीं कह सकते। ए क्या आइडम पोटेंट है, आइडम पोटेंट भी नहीं है, क्योंकि ए स्क्वायर करने पे तो 3 इंटू ए मैट्रिक्स आ रहा है। हाँ, अगर ये 1/3 1/3 1/3 होता तो ये मैट्रिक्स आइडम पोटेंट होगा, तो ये तो रॉन्ग हो गया। सी कह रहा है ए नील पोटेंट। नील पोटेंट का डेफिनेशन ये होता है कि इसकी सारी आइगन वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, बट इसके पास एक आइगन वैल्यू 3 है, तो नील पोटेंट भी नहीं हो सकता। कह रहा है इसका मिनिमल पॉलिनोमियल इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के इक्वल होना चाहिए। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इस मैट्रिक्स के पास रैंक कितनी होगी 1, क्योंकि इसके अगर मैं R2 में से R1 को माइनस कर दूं, R3 में से R1 को माइनस कर दूं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड रो 0 हो जाएंगे। तो इसके जो रैंक है 1, और हमें पता है कि इसके पास नंबर ऑफ आइगन वैल्यू जो होंगे वो कितने होंगे, 0, वो n माइनस आर से ग्रेटर देन होंगे, यानी कि एटलीस्ट n माइनस 1 होंगे। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3, रैंक कितनी है 1, मतलब एटलीस्ट 2 आइगन वैल्यू तो 0 होगी। मतलब इस मैट्रिक्स के पास 2 आइगन वैल्यू कम से कम 0 होंगी, और एक तो हमको पता ही है कि 3 है। तो मतलब इस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू है वो 0 0 3 हो गया। मतलब अगर मैं मैट्रिक्स का अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाऊं तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया इस मैट्रिक्स का। अब क्या कह रहा है कि ए इज नॉट अ डायगोनलाइजेबल। तो डायगोनलाइजेबल कब होगा, जब x माइनस 3x x-3x², अगर ये मिनिमल पॉलिनोमियल होगा तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वल हो जाएंगे, और ये मैट्रिक्स कैसा होगा, नॉट अ डायगोनलाइजेबल, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बट अगर इसके इक्वल हो गया तो दोनों लीनियर फैक्टर है, तो मतलब मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, डायगोनलाइजेबल, बट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो हम चेक कर सकते हैं अब इसको x इंटू एक्स माइनस 3, क्या ये एनहेलिट कर रहा है, तो ये तो हमारे पास 1 1 1 1 1 1 1 सेकेंड x माइनस 3। अब x माइनस 3 को अगर मैं देखूं तो ये तो मेरे पास कितना सारे 1 1 है और माइनस 3, यानी कि -2 -2 बाकी ये 1 1 1 1 1। तो अगर अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, देखो ये -2 + 1, ये भी 0, 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 सब 0। अगर इसको मल्टीप्लाई करो सब 0 आ रहा है। देखो क्योंकि ये एक बार -2 आ रहा है, बाकी दोनों प्लस में 1 1 आ रहे हैं। ये +1 ये +1 2 और ये -2 आ रहा है, ये +1 ये +1 ये -2 0।
मतलब इसकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो आ रहा है x इंटू एक्स माइनस 3। दोनों लीनियर फैक्टर है, मतलब ये कैसा हो जाएगा, डायगोनलाइजेबल, यानी कि ए ऑप्शन भी रॉन्ग है। और यहाँ पे इसका मतलब m ऑफ x c ऑफ x के इक्वल है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा कि मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के इक्वल नहीं है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ए ऑप्शन इसके रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल है। एबीसी दिया है पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन ए इज लेस देन व्हेन कंसिडर द 3x3 मैट्रिक्स। कि सारे आइगन वैल्यूज के नेगेटिव होंगे, क्या सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव होंगे, ए के पास दोनों आइगन वैल्यू होंगे, या फिर आइगन के इस ए के पास नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। तो सिंपल क्या करना है, अगर मैं कहता हूं कि पॉजिटिव आइगन वैल्यू है तो इसके सारे आइगन वैल्यू क्या होने चाहिए, जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो ग्रेटर देन 0 होंगे। अगर प्रिंसिपल डायगोनल का जो माइनर निकालेंगे, जैसे ये 1, ये प्रिंसिपल माइनर ये 1, डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का निकालेंगे और डिटर्मिनेंट 3x3, ये 1x1 ऑर्डर का है, ये 2x2 ऑर्डर का है, 3x3 यानी डिटर्मिनेंट। अगर ये तीनों का जो डिटर्मिनेंट है तो ये तो पॉजिटिव है। ऐसे सपोज फॉर एग्जांपल a माइनस बी स्क्वायर निकालेंगे तो बाय सिंपल इससे हम बता सकते हैं कि ये भी ग्रेटर देन क्या होगा 0। तो इसी तरीके से डिटर्मिनेंट भी हम फाइंड कर सकते हैं कि सब 0 होंगे। तो देयरफॉर इसके सारे आइगन वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी ए सी डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द आर क्यूब विद स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। लेट डब्ल्यू एक सब स्पेस है आर क्यूब का जो स्पैन हो रहा है 1 0 -1 से। तो कौन सी फॉलोइंग बेसिस होगी फॉर द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डब्ल्यू। अब ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट डब्ल्यू के साथ मतलब उसका इनर प्रोडक्ट 0 होगा। एक तो ये चेक कर सकते हैं कि इस वेक्टर के साथ हर एक का इनर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, एक तो ये हो। दूसरी बात, इसमें जितने फंक्शन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, क्योंकि बेसिस का डेफिनेशन ही होता है कि इसके पास जितने भी वेक्टर्स होंगे वो सारे कैसे होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो एक काम कर सकते हैं, ये तो हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये तो डायरेक्टली नहीं हो सकता। ऐसे हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। पहले हमें क्या चेक करना है, क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, पहला कंडीशन। उसके बाद ये चेक करना है कि अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आना चाहिए, 0। जैसे यहाँ पे अगर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो -1, तो 1 -1 0, मतलब ये सेटिस्फाई हो गया। ये 0, ये भी 0, ये भी 0, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट वाले कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। और क्लियरली ये फंक्शन दो वेक्टर है तो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो यही मेरा आंसर राइट हो गया। ऐसे यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करूं, 1 1 जा 1। अब ये तो देखो, ये यहां से 1 और ये यहां से -1 0। ये इसके साथ करूं तो देखो ये तो 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, बट ये नॉन 0 आ रहा है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। ऐसे इसे भी हम प्रूव कर सकते हैं कि ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये तो बेसिस ही नहीं बनेगा, तो देयरफॉर ए ऑप्शन राइट हो गया। 12 क्वेश्चन नंबर, ए अगर एक 4x4 इनवर्टिबल रियल मैट्रिक्स है तो कौन सी फॉलोइंग नेसेसरीली ट्रू नहीं होगी। देखो, तो 4 अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो कुछ 28 से लेकर 30 तक कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है। जिसमें पहला रिजल्ट इसमें यह कह रहा है कि द रो ऑफ ए फॉर्म अ बेसिस। तो ये हमें पता है कि जो ए के रो होते हैं अगर उसका हम एक स्पेस फाइंड करें तो वो हमेशा r/4 का एक बेसिस फाइंड करता है, तो ये भी ट्रू है। तो ट्रू है, तुम्हारा ऑप्शन रॉन्ग। सेकेंड कह रहा है कि ए के जो नल स्पेस होंगे उसके अंदर कंटेन करेंगे ओनली 0 वेक्टर। ये तो डायमेंशन डेफिनेशन ही है कर्नल स्पेस का कि अगर फंक्शन 1 1 है तो उसके नल वेक्टर के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, 0। और फंक्शन इन्वर्टिबल है तो 1 1 और 2 दोनों होगा, और अगर 1 1 है तो कर्नल स्पेस के अंदर सिर्फ 0 वेक्टर। तो देयरफॉर ये ऑप्शन भी राइट है, मतलब हमारा आंसर रॉन्ग। कह रहा है ए के पास 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होंगे। तो नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से भी इतना बताता है कि उसकी आइगन वैल्यू सारे नॉन जीरो होंगे, वो सेम हो उससे मतलब नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है।
मैं डायगोनल एलिमेंट ले लूं, सारे डायगोनल पे 1 2 3 ले लूं, नॉन जीरो एलिमेंट ले लूं, वो भी कैसे मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल है, बट आइगन वैल्यू तो डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। जैसे 1 2 2 ले लूं, स्केलर मैट्रिक्स ले लूं, सारे आइगन वैल्यू सेम होंगे। अरे सारे डायगोनल पे एलिमेंट सेम ले लेता हूं तो सारे आइगन वैल्यू सेम होंगे, बट उसको नॉन जीरो ले लूं तो उसका भी डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, बट उसके सारे आइगन डिस्टिंक्ट तो है नहीं। लास्ट में कह रहा है कि इमेज जो होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की R/4 पे R/4, तो ये तो ऑन टू फंक्शन का डेफिनेशन ही है, तो देयरफॉर ये ऑप्शन भी राइट, मतलब हमारा ऑप्शन रॉन्ग। तो सी ऑप्शन रॉन्ग है, तो इसीलिए हमारा आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कंसिडर द फंक्शन e⁻z और e⁻iz। z एक सेट है, जिस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट होंगे जिनका रियल पार्ट -π से लेके π तक है। कह रहा है f ऑन टू एंटायर फंक्शन होगा, g बाउंडेड फंक्शन है, f बाउंडेड फंक्शन है S में और g बाउंडेड फंक्शन है S में। देखो दो फंक्शन गिवन है, एक तो है e⁻z और एक g ऑफ z जो है जिसको डिफाइन किया है e⁻iz से। ठीक, e⁻z को मैं कैसे लिख सकता हूँ, e⁻x इंटू e⁻iy, e⁻iz को मैं लिख सकता हूँ e⁻ix और क्या होगा ये x प्लस iy तो माइनस y। ठीक है, पहले उसने कहा कि एक सेट डिफाइन करना है, उसके अंदर वही z होंगे C के सच दैट जिनका रियल पार्ट बिलोंग कर रहा है -π से लेके π तक। अब रियल पार्ट क्या होता है, x, यानी कि x बिलोंग कर रहा है -π से लेके π तक। अब मैं कह रहा हूं ये तो बाउंडेड होगा क्योंकि ये cos थीटा प्लस i sin थीटा है, बची इसकी बात। अब मैं कह रहा हूं इस पे भी मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि ये भी -π से लेके π तक, मतलब f तो बाउंडेड हो गया। इसमें कह रहा है x तो मेरा -π से लेके π, ये तो ऐसे भी बाउंडेड था तो यहाँ भी बाउंडेड होगा, बट इस पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। और ये फंक्शन कैसा अनबाउंडेड, मतलब ये r पे भी अनबाउंडेड होगा, s पे भी अनबाउंडेड है, यानी कि सी डी ऑप्शन रॉन्ग। और ये बी ऑप्शन वैसे भी करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन क्या था, नहीं बी ऑप्शन कह रहा है कि जी बाउंडेड होगा सी पे, तो सी पे तो वैसे ही बाउंडेड नहीं है, एस पे भी बाउंडेड नहीं है, मतलब बी और डी ऑप्शन रॉन्ग हो गए और सी करेक्ट हो गया। फर्स्ट ये कह रहा है कि एफ ऑन टू एंटायर फंक्शन है, मतलब ये जो फंक्शन है ये ऑन टू एंटायर फंक्शन है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि e⁻z ऑन टू एंटायर फंक्शन नहीं होता, क्योंकि जीरो किसी का इमेज नहीं होता, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्री इमेज फॉर अ जीरो एलिमेंट, तो देयरफॉर f इज नॉट अ ऑन टू एंटायर फंक्शन, देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट, बी एंड डी ऑप्शन इज रॉन्ग, और बी एंड डी ऑप्शन आर रॉन्ग। नेक्स्ट कि f एक बाउंडेड हार्मोनिक फंक्शन, बाउंडेड बोला है, देखो जैसे ही बाउंडेड बोला है सी डी तो वैसे ही हारेगा, क्योंकि बाउंडेड फंक्शन है तो ये तो बाउंडेड है ही नहीं। अब बचा ए और बी इन द यूनिट डिस्क जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो और टेकिंग द वैल्यू sin 2 θ ऑन द बाउंड्रीज, मतलब f बाउंडेड हार्मोनिक फंक्शन होना चाहिए, r² sin 2 θ या फिर r इंटू sin 2 θ। अब ये कह रहा है कि बाउंडेड, तो बाउंडेड से दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अब ये हार्मोनिक फंक्शन, तो हार्मोनिक फंक्शन का डेफिनेशन ये होता है कि u(x(x) इक्वल होना चाहिए u(y)y) के। x के प्लेस पे मैं अगर r cos θ ले लूं, y के प्लेस पे r sin θ ले लूं, ठीक है, तो f ऑफ x को मैं अगर लिखूं r² इंटू sin 2 θ, तो इसको मैं लिख सकता हूं r² 2 sin θ इंटू cos θ, तो मैं इसको लिख सकता हूं एक r sin θ के प्लेस पे लिख सकता हूं a और एक r cos θ के प्लेस पे लिख सकता हूं y। तो मतलब हमारा फंक्शन हो जाएगा 2xy। तो अगर मैं इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में दो बार करूं, y के रिस्पेक्ट में दो बार करूं, तो 0 + 0, यानी कि ये जो ये सेटिस्फाई कर रहा है किसको, हार्मोनिक फंक्शन को, तो मतलब ए ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। सेकेंड कह रहा है कि r इंटू साइन 2 θ ले, तो ये हो जाएगा 2r इंटू साइन θ इंटू कॉस θ। तो अब यहाँ पे और एक r के लिए मुझे एक r नीचे देना पड़ेगा, तो देयरफॉर ये 2 sin θ के प्लेस पे r sin θ के प्लेस पे x और एक r sin θ के प्लेस पे y, और r की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, √(x² + y²,
क्लियरली हम शो कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये हार्मोनिक नहीं है, तो देयरफॉर बी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। बाकी हम इसे अगर ड्रॉ करें तो ये क्या ले रहा है, r इज इक्वल टू 1 पे, क्योंकि अगर एक यूनिट सर्कल है तो ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं, ए और बी दोनों ऐसे फंक्शन है जो साइन टू थीटा को अपने अंदर बाउंड्री पे लेते हैं। ठीक है, तो ए और बी ऑप्शन में से बी राइट रॉन्ग है और ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एफ अगर एक नॉन कांस्टेंट, देखो नॉन कांस्टेंट होलोमॉर्फिक फंक्शन है, दो पॉइंट को हमने क्या किया, एक तो नॉन कांस्टेंट एक तो होलोमॉर्फिक, यूनिट डिस्प्ले 0 जा रहा है 1 पे, देन इट इज नेसेसरी दैट, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमेशा ट्रू होगा वो चेक करना है। कह रहा है कि देर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट जेड इन द यूनिट डिस्क, यूनिट डिस्क से बहुत सारे पॉइंट होंगे सच दैट की मॉड जेड की वैल्यू 1 होगी। कह रहा है एफ बाउंडेड होगा, देर आर एट मोस्ट फाइनाइटली मेनी पॉइंट जेड इन द यूनिट डिस्क सच दैट की एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, कह रहा है एफ रैशनल फंक्शन होगा। ठीक है, पहली बात तो नॉन कांस्टेंट होलोमॉर्फिक बोला है, तो हमें पता है कि अगर कोई भी नॉन कांस्टेंट होलोमॉर्फिक फंक्शन है तो बाय लिविलिस थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि एवरी नॉन कांस्टेंट होलोमॉर्फिक फंक्शन मस्ट बी अनबाउंडेड, तो हमारा बी ऑप्शन तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। अब बात आती है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स इन द डिस्क, कैसे बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होंगे इन द डिस्क सच दैट कि उसका मॉड एफ ऑफ जेड 1 होंगे। अच्छा, एफ कह रहे रैशनल फंक्शन होगा, तो अगर मैं एफ ऑफ जेड को सपोज ई रेस टू जेड ही ले, तो क्लियरली ई रेस टू जेड एक नॉन कांस्टेंट भी है, होलोमॉर्फिक भी है और 0 पुट करने पे 1 आता है। या फिर मैं एफ ऑफ जेड के प्लेस पे जेड प्लस 1 भी ले लूं, ये भी एक नॉन कांस्टेंट होलोमॉर्फिक फंक्शन है, यूनिट डिस्क पे 0 पुट करने पे 1 आता है, बट ये दोनों ही फंक्शन रैशनल नहीं है। ठीक है, तो देयरफॉर ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाए, मतलब सी और डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया कि एफ इज नॉट अ रैशनल फंक्शन। अब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये कह रहा है कि अगर मॉड एफ ऑफ जेड की वैल्यू 1 हो जाए तो ए में ये कह रहा है कि इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होंगे जेड के इन द यूनिट डिस्क, मतलब यूनिट डिस्क के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, और सी में कह रहा है कि देयर आर एट मोस्ट फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होंगे इन द यूनिट डिस्क। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर, अगर मैं ये फंक्शन ले लू जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो मतलब मॉड जेड प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो अब ये तो एक क्या है, एक सर्कल है, तो सर्कल के अंदर कितने पॉइंट कंटेन करेंगे, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट, तो देयरफॉर सी ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो देयरफॉर हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, तो देयरफॉर यहां से हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, बाकी बी सी डी ऑप्शन रॉन्ग। 16 क्वेश्चन तो काफी सिंपल है कि यहाँ पे 98 का, कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जेड बिलोंग्स टू सी और यहाँ पे जेड इज टू एन इज इक्वल टू 1, अगर ये सपोज -1 होता तो हम उसका स्क्वायर ले लेते हैं, यानी कि जैसे 49 है तो उसका स्क्वायर 98 ले लेंगे, और फिर इसका क्या निकालना है, फाई ऑफ सिर्फ 98 निकालना है, मतलब इसका आइलर फंक्शन निकालना है। तो फाई ऑफ 90 का आइलर फंक्शन निकालना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 49 इंटू 2, मतलब फाई ऑफ 7 का स्क्वायर इंटू फाई ऑफ 2 निकालना है। तो फाई ऑफ 7 का स्क्वायर सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, 98, 2 का हो जाएगा 1 और 7 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 7, तो 98 इज इक्वल टू 6/7, तो 7 यानी कि 1, कुछ गड़बड़ है, कैसे निकालते हैं हम लोग, 7 का स्क्वायर है ये, ठीक है, अगर डायरेक्ट भी निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर माइनस 7 और यहाँ पे 2 का कितना हो जाएगा 1, तो देयरफॉर 49 माइनस 7 कितना हो जाएगा 42 इंटू 1, यानी कि 42, तो आइलर फंक्शन जो होंगे वो कितने हो जाएंगे 42, तो देयरफॉर इसका आंसर कितना हो जाएगा सी, बाकी ए बी डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। 17 क्वेश्चन ये कह रहा है कि जी अगर एस एन है
तो अब कॉम्प्लेक्स के हो गए। अब 4 क्वेश्चन अलजेब्रा के, मॉडल अलजेब्रा के देखते हैं। कह रहा है कि G इज इक्वल टू Sn है, और ये अगर एक फाइनाइट सिमेट्रिक ग्रुप है यानी कि Sn ऑर्डर n का, तो कौन सा फॉलोइंग ट्रू होगा? क्या कोई ऐसा सब ग्रुप S3 के पास एग्जिस्ट हो जाएगा सच दैट कि S3 और H का जो इंडेक्स है वो 8 हो जाए? अब ध्यान से सुनो, कह रहा है कि S3 और H का जो इंडेक्स है वो 8 हो जाए। क्या कोई ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट होगा S3 के पास? अच्छा, S3 के पास जो सब ग्रुप होंगे, देयर एग्जिस्ट सब ग्रुप H ऑफ S3 सच दैट कि S3 और H का जो इंडेक्स है वो 8 के इक्वल हो जाए। ठीक, S3 का कैंडिडेट कितना, इसकी कार्डिनेटी कितनी है? 6। अब जब सॉरी आई थिंक S3 नहीं है, ये S5 है। ठीक है, S5 होना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर S3 और H का अगर जो इसके क्वोशिएंट स्पेस का कार्डिनेटी 8 है, तो H की कार्डिनेटी कितनी हो जाएगी? अब ये S5 है, तो S5 का कार्डिनेटी होता है 120 अपॉन, अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूं तो देयरफॉर जो H है उसकी ऑर्डर हो जाएगी 15। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑर्डर ऑफ H है वो कितना हो जाएगा? 15। 15 को मैं कैसे ले सकता हूं? 3 into 5। और हमने काफी रिजल्ट देखे हैं कि अगर ग्रुप का ऑर्डर P into Q है, ग्रुप का ऑर्डर अगर P into Q है और जो P है वो Q-1 को डिवाइड नहीं करता है, तो ये ग्रुप कैसा हो जाएगा? साइक्लिक। अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो मतलब एक ऐसी एलिमेंट होगी जो इसके ग्रुप को जनरेट कर रही है, और उस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो n के इक्वल होगा, दैट इज 15। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू H सच दैट कि ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15। अब ये एलिमेंट H के अंदर है तो A एलिमेंट ऑलरेडी G के अंदर होगा, तो मतलब इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना है? 15 G के अंदर। बट G क्या है? S5। बट S5 के अंदर जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर है वो कितना होगा? 6। बट यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि 15, तो देयरफॉर ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कोई सब ग्रुप नहीं होगा जिसका S5 के साथ इंडेक्स 8 हो। सेकेंड ये कह रहा है, तो देयरफॉर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग। यानी कि S5 के अंदर, ये S3 नहीं, ये S5 है, S5 के अंदर ऐसा कोई सब ग्रुप नहीं होगा जिसका इंडेक्स क्या हो? 8। बी कह रहा है कि क्या ऐसा कोई सब ग्रुप H A8 का एग्जिस्ट होगा जिसकी इंडेक्स H के साथ 2 है, और सी में ये कह रहा है कि क्या कोई ऐसा सब ग्रुप A4 का एग्जिस्ट होगा जिसका इंडेक्स H के साथ 2 है। बात करते A8 की। अगर मैं कह रहा हूं A8 का H के साथ इंडेक्स 2 हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट होता है कि अगर किसी सब ग्रुप का इंडेक्स H हो तो H क्या हो जाएगा? नॉर्मल सब ग्रुप। तो मतलब देयर एग्जिस्ट अ नॉर्मल सब ग्रुप H ऑफ A8 सच दैट, जिसकी ऑर्डर कितनी होगी? मतलब A8/2 जो भी होगा, ठीक। बट हमें पता है कि A8 तो सिंपल ग्रुप है, क्योंकि n इज ग्रेटर देन 5 के बाद जितने भी अल्टरनेटिंग ग्रुप होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? सिंपल होते हैं। तो उसके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप तो होंगे ही नहीं। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि ऑर्डर ऑफ A8/2 इस ऑर्डर का एक नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट हो गया, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि A8 तो सिंपल है, क्योंकि A5, A6, A7, A8 सारे ये सिंपल ग्रुप होते हैं, क्योंकि इसके पास 2 ही सब ग्रुप होते हैं, एक तो खुद और एक तो आइडेंटिटी। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फिर उसके बाद सी कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप H ऑफ A4 सच दैट कि A4 और H की जो इंडेक्स है वो 2 हो। मतलब A4 और H का जो इंडेक्स है वो कितना है? 2। तो इसका मतलब ये भी नॉर्मल सब ग्रुप है, तो यानी कि H कैसा हो जाएगा? नॉर्मल सब ग्रुप। हाँ, हालांकि A4 सिंपल नहीं है क्योंकि इसके पास V4 करके एक नॉर्मल सब ग्रुप आता है। बट
A4 का ऑर्डर कितना है? A4 का ऑर्डर आई थिंक 24 का हाफ 12 है, ठीक है। A4 का ऑर्डर कितना है? 12। तो 12 को अगर मैं, तो इसका मतलब H का ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 6। बट A4 के पास ऐसा कोई सब ग्रुप नहीं होता जिसका ऑर्डर कितना है? 6। तो देयरफॉर ये तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि 6 12 को डिवाइड करता है, बट ये काउंटर एग्जांपल है कि लैग्रेंजस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं होता। तो देयरफॉर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। तो देयरफॉर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, अभी हमारे 3 क्वेश्चन बाकी है। बाकी 18 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद पे एंड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि जी एक फाइनाइट ग्रुप है सच दैट कि जो नंबर ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म होंगे जी के 1, मतलब जी बाय जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, जी बाय जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है जी का, उसका ऑर्डर 1 है। अगर उसका ऑर्डर 1 है और हमें पता है, अरे क्या कह रहा है कि जी अगर एक फाइनाइट ग्रुप है सच दैट द इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज 1, यानी कि जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है जी का वो कितना है? 1। तो लेकिन हमें पता है कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी ये हमेशा आइसोमॉर्फिक होता है। जी बाय सेंटर ऑफ जी इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। अब अगर इसकी कार्डिनेटी 1 है तो इसकी कार्डिनेटी भी 1 होगी, तो इसका मतलब जी किसके इक्वल हो जाएगा? उसके सेंटर ऑफ जी के। अब जी और सेंटर ऑफ जी इक्वल है, तो इसका मतलब जी कैसा हो जाएगा? अबेलियन ग्रुप। तो देयरफॉर जी कैन नेवर बी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जी हमेशा क्या नहीं हो सकता है? जो चीज अबेलियन है तो वो कभी भी, जी कैन नेवर बी नॉन अबेलियन। जी कभी भी नॉन अबेलियन नहीं हो सकता, क्योंकि जी हमेशा क्या अबेलियन। प्राइम ऑर्डर अबेलियन के बारे में कुछ नहीं कर सकते, बट जी कैन नेवर बी नॉन अबेलियन, क्योंकि इसमें हम लोग ने प्रूव कर दिया कि जी अबेलियन है, तो जी कभी भी नॉन अबेलियन नहीं हो सकता। काफी टाइम हो चुका है। बाकी 19 भी सिंपल है, G1 G2 G3 ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, तो काउंटर एग्जांपल से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि जी है सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 विच इज आइसोमॉर्फिक टू Z8। तो ये काउंटर एग्जांपल लेके इसे प्रूव कर सकते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये सिलो ग्रुप से है कि S3 Z10। इसके काफी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इस टाइप के, कि सिलो 3 सब ग्रुप ऑफ Z3, मतलब 2 सिलो सब ग्रुप ले लेंगे और वो बता दें कि वो नॉर्मल नहीं, अरे वो यूनिक नहीं है। और अगर नॉर्मल सब ग्रुप कब होता है कि जितने भी उसके सिलो सब ग्रुप होंगे वो यूनिक होने चाहिए। अगर उस ऑर्डर का सिलो सब ग्रुप यूनिक नहीं है तो वो नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता। तो ठीक है, फिर आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने अपने दोस्तों होंगे उनके साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।